प्रिय विद्यार्थियों, आपने पिछली क्लास में चतुर्भुजों के समलंब चतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा है। इस क्लास में हम चतुर्भुजों में आगे बढ़ते हैं। इसमें हम अब समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कौन सा होता है? ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सभी भुजाएं माप में बराबर हो तथा दोनों विकर्ण आपस में लंब सम द्विभाजन करते हो तथा आमने सामने के कोण माप में बराबर हो, तो वह समचतुर्भुज कहलाता है। चलो समचतुर्भुज के गुण कौन से होते हैं ये पढ़ लेते हैं। इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, ये हो गया एक नंबर। दूसरा ये है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर है होते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजन करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। लंब समद्विभाजन क्या होता है? लंब समद्विभाजन का अर्थ है यानी समान समचतुर्भुज कैसा होता है? चारों भुजाएं माप में बराबर हो तथा आमने चारों भुजा माप में बराबर है तथा आमने सामने के कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। इसी प्रकार से ये दोनों कोण भी आपस में बराबर है। और इसमें दोनों विकर्ण, यानी ये विकर्ण और ये विकर्ण आपस में लंब समद्विभाजन करते हैं। लंब समद्विभाजन का अर्थ है ये दोनों आपस में एक दूसरे को समद्विभाजन तो करते ही है, यानी दोनों आपस में दो भागों में बांटते हैं। यानी ये चतुर्भुज, ये विकर्ण इसको दो भागों में बांटेगा, ये इसको दो भागों में बांटेगा। लेकिन यहाँ पर लंब यानी समकोण बनता है, यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजन करते हैं। समचतुर्भुज का यहाँ देखेंगे हम परिमाप के बारे में। समचतुर्भुज देखो, आप जानते हो ऐसा होता है, इसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होती है। तब इसका परिमाप निकालने के लिए चारों भुजाओं का योग, अब सभी भुजा बराबर है तब आप ऐसा भी कर सकते हो, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, यानी सभी भुजा बराबर है अतः आप एक भुजा को 4 से गुणा कर दोगे तब आप इसका परिमाप निकाल सकते हो। और दूसरा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये भी सूत्र आपको मुख्य रूप से याद करना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। यानी इस समचतुर्भुज में जो दो विकर्ण है, ये और ये, इन दोनों विकर्णों को आपस में गुणा करना है। जब आप इन दोनों विकर्णों को आपस में गुणा करोगे तब ये मान इस क्षेत्रफल के सूत्र में लिखना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बना? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। अब हम इस सवाल में जाते हैं। यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेमी तथा 8 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस प्रकार से सवाल आपको परीक्षा में मिलेंगे, तो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखो आपको समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं, एक 6 सेमी और एक 8 सेमी। तब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। एकदम सिंपल सवाल है और परीक्षा में एकदम आसान सवाल पूछेंगे यदि आपकी तैयारी है तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको अभी लिखा है मैंने। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिखा है? 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुणा
विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण कौन कौन से है? एक 6 सेमी और एक आपका 8 सेमी। तो 6 सेमी गुणा 8 सेमी, इसको आप हल करोगे तो 8 सेकंड 48 सेमी गुणा सेमी, सेमी स्क्वायर बट्टा 2। 48 में 2 का भाग दिया, आ गया 24 सेमी स्क्वायर। तो आपका आंसर 24 सेमी स्क्वायर मिल रहा है। वर्ग, वर्ग क्या होता है? वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सभी भुजाएं लंबाई में बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तथा दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजन करें। तो इसकी विशेषता या गुण कौन से है? नंबर 1 है सभी भुजाएं बराबर हो, सभी कोण 90 डिग्री के हो, और नंबर 3 दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजन, लंब समद्विभाजन करते हैं। इस प्रकार से ये वर्ग के गुण हैं। अभी आपने समचतुर्भुज पढ़ा है, तो समचतुर्भुज और वर्ग इन दोनों में अंतर क्या है? समचतुर्भुज में भी सभी भुजाएं बराबर थी और वर्ग में भी सभी भुजाएं बराबर है। समचतुर्भुज में सभी कोण 90 डिग्री के नहीं थे, लेकिन वर्ग में सभी कोण 90 डिग्री के है। समचतुर्भुज में केवल आमने सामने की ही कोण बराबर थे, जबकि इसमें सभी कोण बराबर है, या आप ऐसे कह सकते हो सभी कोण 90 डिग्री के है। और यह भी विशेषता दोनों में समान है, समचतुर्भुज और वर्ग में। क्या? दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजन करते हैं। चलो अब हम वर्ग में वर्ग का परिमाप और इसके क्षेत्रफल के बारे में देख लेते हैं। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? ये वर्ग की आकृति है, यानी इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो सभी भुजाएं बराबर है, या आप ऐसे परिमाप लिख सकते हो 4 गुणा भुजा, क्योंकि चारों भुजा बराबर है, अतः इसका परिमाप हो गया 4 गुणा भुजा। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया? वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा गुणा भुजा, या आप इसको ऐसा लिख सकते हो भुजा का वर्ग। अब हम वर्ग से संबंधित एक सवाल हल कर लेते हैं। यह वर्ग से संबंधित सवाल है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर हो तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा? यानी वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया और आपको वर्ग का परिमाप पूछ रहा है, यानी क्षेत्रफल और परिमाप में आपको लिंक ढूंढना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, या आप इसको भुजा का वर्ग बोल सकते हो, भुजा का वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 100 सेमी स्क्वायर। 100 सेमी स्क्वायर बराबर है भुजा का स्क्वायर। 100 किसका स्क्वायर होता है? यानी 100 किसका वर्ग होता है? 100 होता है 10 का वर्ग, और यहाँ सेमी का वर्ग, और ये भुजा का, सभी के ऊपर घात 2 है, अतः भुजा का मान कितना आ जाएगा? भुजा का मान आ जाएगा 10 सेमी। इन आपके पास वर्ग की एक भुजा आ चुकी है, कितनी? 10 सेमी। इस आधार पर आप वर्ग का परिमाप निकाल सकते हो। वर्ग का परिमाप, परिमाप का सूत्र अभी मैंने आपको लिखाया, क्या लिखाया? 4 गुणा भुजा, तो परिमाप निकाल लो। 4 गुणा भुजा का मान अभी कितना आया? 10 सेमी, 10 सेमी। तो यह आपका आ जाएगा 40 सेमी। यानी वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया है और वर्ग का परिमाप आपको निकालना है, तो अब आप इस विधि से निकाल सकते हो। तो वर्ग का परिमाप कितना आया? 40 सेमी, जो आपको ऑप्शन से में मिल रहा है। अब हम
चतुर्भुज में एक प्रकार और पढ़ते हैं, पतंगाकार चतुर्भुज। कौन सा है? पतंगाकार चतुर्भुज। पतंग तो आपने खूब उड़ाई होगी, तो पतंगाकार चतुर्भुज भी आपने देख लिया होगा, क्योंकि पतंग के अंदर एक चतुर्भुज बन रहा है। तो पतंग आपने देखी होगी इस प्रकार की होती है। तो इसमें देखो, ये दोनों भुजाएं तो बराबर और ये दो भुजा भी बराबर, यानी इसमें ये दोनों आसन भुजाएं बराबर होती है और ये दोनों आसन भुजा भी बराबर होती है। और इसमें ये दोनों आमने सामने के कोण बराबर और ये दोनों आमने सामने के कोण भी बराबर होती है, यानी ये दो भुजा आपस में बराबर और ये दो भुजा आपस में बराबर, और ये दोनों आमने सामने के कोण बराबर और ये दोनों आमने सामने के कोण बराबर। और तीसरी विशेषता होती है कि इस पतंग में ये विकर्ण इस पतंग को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांट रहा है। इसी प्रकार से ये विकर्ण भी इन दोनों, इस पूरे चतुर्भुज को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांट रहा है। ठीक है, अब हम चतुर्भुजों में एक नया चतुर्भुज पढ़ेंगे, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, ये चतुर्भुज बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? यानी एक ऐसा चतुर्भुज है जो परिवृत्त के अंदर होता है। परिवृत्त यानी वृत्त के अंदर बनने वाले चतुर्भुज को बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। परिवृत्त यानी इस चतुर्भुज के चारों ओर बाहर वृत्त है, तब इसको बोलते हैं परिवृत्त। यानी परिवृत्त के अंदर बनने वाले चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और इस चक्रीय चतुर्भुज की एक विशेषता है कि इसमें आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप इस कोण का नाम दे दो A, इसका B, इसका C, इसका D। यानी आमने सामने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कोण A प्लस कोण C का योग 180 डिग्री होता है। और कोण B और कोण D, कोण B प्लस कोण D, इनका योग भी 180 डिग्री होता है। और चक्रीय चतुर्भुज, ध्यान रखना, ये उत्तल चतुर्भुज है, अवतल चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर बन रहे हैं। ये थोड़ी सी जानकारी थी जो चक्रीय चतुर्भुज के बारे में, ये मैंने आपको उपलब्ध कराई। ये चतुर्भुजों में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ध्यान देने हैं। समांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज यानी समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, ये समलंब चतुर्भुज होता है। यानी आप इसको समलंब चतुर्भुज भी कह सकते हैं। आपको तो ये समांतर दिखता है, लेकिन ये समलंब चतुर्भुज भी होता है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज की विशेषता क्या थी? कोई भी भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए। इसमें देखो, भुजाओं का ये युग्म समांतर है और भुजाओं का ये युग्म भी समांतर है। इस आधार पर ये समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज भी होता है। और यहाँ सम चतुर्भुज तथा वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है। सम चतुर्भुज ये है आपका सम चतुर्भुज, और वर्ग समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज तथा वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। यानी समांतर चतुर्भुज में क्या था, विशेषता क्या थी? समांतर चतुर्भुज में विशेषता ये थी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। देखो, ये भुजा बराबर लंबाई की है, ये भुजा और ये भुजा भी बराबर लंबाई में है, तब ये आप इसको समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हो। और इसमें भी देखो, आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, तब इसको भी आप समांतर चतुर्भुज कह सकते हो। प्लस इसमें आमने सामने का कोण बराबर है, जो समांतर चतुर्भुज में होता है। इसमें भी आमने सामने का कोण बराबर है, वो भी समांतर चतुर्भुज में होता है। इस आधार पर ये सम चतुर्भुज तथा वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है। तीसरा, वर्ग एक सम चतुर्भुज होता है। जो आपका ये वर्ग है, आप इसको सम चतुर्भुज भी कह सकते हैं, क्योंकि सम चतुर्भुज की विशेषता क्या थी कि सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है।
तथा आमने सामने का कोण बराबर होती है। देखो सभी भुजा बराबर लंब रेखी है, आमने सामने का कोण बराबर है, तो इस आधार पर ये वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। समझ गए? ये चतुर्भुजों में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां है। आपने त्रिभुज तथा चतुर्भुज के बारे में अध्ययन किया। त्रिभुज और चतुर्भुज ये बहुभुज है, तो बहुभुजों में जो अंदर कोण बनते हैं, बहुभुजों में जो अंदर कोण बनते हैं, उन सभी कोणों का योग कितना होता है, इससे संबंधित भी सवाल परीक्षा में आ सकते हैं। तो बहुभुज के अंत्य कोणों का योग, इससे संबंधित एक सूत्र है, वो आपको याद रखने हैं। n-2 गुणा 180 डिग्री, जहां n भुजाओं की संख्या है। ध्यान रखना, यानी बहुभुज चाहे कोई सा हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, आप सभी में अंत्य कोणों का योग निकाल सकते हो। जैसे हम बात कर लेते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 होती है, अतः यहाँ पर इस n का मान कितना हो जाएगा? 3। अतः त्रिभुज के सभी अंत्य कोण का अर्थ है अंदर वाले कोण, सभी अंत्य कोणों का आपको योग निकालना है। तब अंत्य कोणों का योग निकालने के लिए आपको n का मान इस सूत्र में रखना पड़ेगा। तब n का मान आप यहाँ रखोगे, तब n की जगह 3 - 2 गुणा 180, 3 में से 2 गई, 1 गुणा 180 यानी 180 डिग्री। यानी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से चतुर्भुज में n का मान कितना होता है? 4। तब आपको n की जगह 4 यूज करना है, 4 - 2 गुणा 180 डिग्री। तो 4 में से 2 घटाओ, 2 गुणा 180 डिग्री यानी 360 डिग्री। इस प्रकार से त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री, चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग 360 डिग्री। इसी प्रकार से आप पंचभुज के 500 कोणों का योग भी निकाल सकते हो। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री और पंचभुज के 500 कोणों का योग आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। 18 एकम 18, 18 दूनो 36, 18 3 54। इस प्रकार से ये आपको निकल जाएगा। कैसे? त्रिभुज में n बराबर कितना होता है? 3, चतुर्भुज में 4, पंचभुज में 5, षटभुज में 6। तब यहाँ अंत्य कोणों का योग n-2 गुणा 180 का आप यहाँ यूज लोगे, तो अंत्य कोणों का योग क्या आ जाएगा? त्रिभुज में आएगा 180, चतुर्भुज में आएगा 360, पंचभुज में क्या आएगा? 554 और षष्ठभुज में 720। यानी 18 का पाड़ा इस प्रकार से चलता रहेगा। 18 एकम 18, 18 दूनो 36, 18 3 54, 18 100 के 72। इस प्रकार से आप बहुभुज के अंत्य कोणों का योग आप निकाल सकते हो। बहुभुजों में एक महत्वपूर्ण सूत्र और है कि बहुभुजों या बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, ये सभी बहुभुजों में सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। यदि आपको परीक्षा में ऐसा पूछा जाए कि त्रिभुज में सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो भी सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। यहाँ अभी नाम आया बाह्य कोण, तो बाह्य कोण क्या होता है? तो देखो एक बार, जैसे ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में अंदर वाले बनने वाले कोण को बोलते हैं अंत्य कोण। अब बाहर कोण कहाँ बन रहा है? एक आप कई बोल रहे हैं बाहर ये कोण पूरा बन रहा है, लेकिन ये नहीं है। इसमें यदि आप इस भुजा को ऐसे आगे बढ़ा रहे हो, तब यहाँ बनने वाला कोण बाह्य कोण होगा। यदि आपने इस भुजा को ऐसे आगे बढ़ाया है, तो इसी क्रम में आप इस भुजा को भी ऐसे आगे बढ़ाओगे, इस भुजा को भी ऐसे आगे बढ़ाओगे, तब यहाँ पर बाहर की तरफ बनने वाले कोणों को बोलते हैं बाह्य कोण। इसी प्रकार से आप चतुर्भुज में भी बाह्य कोण निकाल सकते हो। चतुर्भुज में ये अंत्य कोण, ये भी अंत्य कोण। तो बाह्य कोण त्रिभुज में आपने ऐसे लिया, तो
आप ऐसे भी ले सकते हो। यदि आपने इसको इस दिशा में लिया है तो इसको भी इसी दिशा में लेना पड़ेगा, तब यहाँ बनने वाले जो कोण है वह बाह्य कोण होता है। अब देखो, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, यानी त्रिभुज में भी तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, चतुर्भुज में चारों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। अब बात करें पंचभुज की, तो पंचभुज में भी सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सभी बहुभुजों में बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, फिक्स है, लेकिन अंतः कोणों का योग सब में अलग अलग आता है। तो अंतः कोणों का योग इसमें तो त्रिभुजों में 180 डिग्री, चतुर्भुज में 360 डिग्री और पंचभुज में 540 डिग्री, लेकिन बाह्य कोणों का योग सब में कितना आ रहा है? 360 डिग्री आता है। ये आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। उसके बाद में एक आता है विकर्ण। अभी आपने पढ़ा है, नाम सुना भी होगा। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण कोई भी बहुभुज है, जैसे आप मान लो पंचभुज, तो विकर्ण की परिभाषा क्या होती है? विकर्ण की परिभाषा यह होती है, किसी भी बहुभुज में किसी एक शीर्ष से उसके आसन्न शीर्ष या उसके पड़ोसी शीर्ष को छोड़कर और किसी भी शीर्ष से मिलाने वाली रेखा उसका विकर्ण कहलाता है। यदि आप इस शीर्ष से विकर्ण खींच रहे हो तो इसके आसन्न शीर्षों को छोड़ना है। आसन्न का अर्थ है पड़ोसी शीर्षों को छोड़कर किसी भी शीर्ष से आप मिला दो, तब ये बनने वाली रेखा इस पंचभुज में विकर्ण कहलाएगी। इसी प्रकार से आप या इसको इससे मिला सकते हो, तो ये भी एक विकर्ण हो गया, लेकिन आप इसको इससे नहीं मिला सकते क्योंकि ये इसका आसन्न शीर्ष है। इसी प्रकार से आप यहाँ से भी विकर्ण खींच सकते हो। यहाँ से एक विकर्ण बनेगा यहाँ पर, एक विकर्ण बनेगा यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ से एक विकर्ण यहाँ बन जाएगा। तब इस प्रकार से पंचभुज में विकर्ण कितने बन गए? 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, लेकिन इस विकर्ण को निकालने के सूत्र भी है। तो वो सूत्र क्या है? बहुभुज में विकर्ण निकालने का सूत्र है। सूत्र इस प्रकार से है कि n-3/2, n-3/2। यदि आप त्रिभुजों में विकर्ण निकालना चाहते हो तो किस प्रकार देखते हैं? त्रिभुज में भुजा 3 होती है, तो n की जगह 3 रखेंगे। 3 - 3 ये 0 हो गया, तो पूरा चीज़ भी 0 हो गया। इस प्रकार से त्रिभुजों में विकर्ण होता ही नहीं है, क्योंकि आप त्रिभुज में विकर्ण कहाँ खींचोगे बताओ? यदि आपने इस शीर्ष से विकर्ण खींचना चाहते हो तब इसके आसन्न शीर्षों को छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई शीर्ष है ही नहीं। तब आप कह सकते हो कि त्रिभुज में विकर्ण कितने होते हैं? त्रिभुज में विकर्ण है 0। इन त्रिभुज में विकर्ण होते ही नहीं है। परीक्षा में इस प्रकार से सवाल आ सकते हैं, त्रिभुज में विकर्ण की संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, कुछ भी पूछ ले, तब ध्यान रखना है त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते। चतुर्भुज में विकर्ण बनने शुरू होते हैं। तो आपने त्रिभुजों में भुजा की संख्या 3 यहाँ रखोगे ना, तब 3 - 3 क्या आएगा? 0, यानी त्रिभुज में विकर्ण 0। और चतुर्भुज में यह आप रखकर चेक कर लो। चतुर्भुज में n का मान 4, यहाँ 4 - 3/2, 4 में से 3 गया, 1 × 4, 4/2 = 2। यानी चतुर्भुज में विकर्ण कितने बनेंगे? 2। इस प्रकार से आप पंचभुज में भी विकर्ण की संख्या निकाल सकते हो। पंचभुज में n का मान 5, यानी भुजाओं की संख्या 5 है, तब 5 × 5 - 3 यानी 2/2। 2 से 2 कटा, कितना बन गया? 5। यानी पंचभुज में विकर्ण की संख्या 5 होती है, चतुर्भुज में विकर्ण की संख्या 2 होती है। इस प्रकार से आप षष्ठभुज में भी विकर्णों की संख्या निकाल सकते हो। षष्ठभुज में n का मान कितना होता है? 6। तो 6 × 6 - 3 यानी 3/2। इसको काट सकते हो, 2 3 6, 3 3 9। यानी षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या 9 होती है। इस प्रकार से आप किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकाल सकते हो। आपने ये क्लास पूरी अच्छी तरीके से देखी है और इसको अपनी जो मेन कॉपी है उसमें साथ साथ उतारते रहना। और भी जो भी टॉपिक है रीट में
वो मैं इसी YouTube चैनल पर कराऊंगा। इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।